हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लियम बायोलॉजी। मसल्स के ही सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और आज हम लोग यहाँ पे 6th सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट स्मूथ मसल्स। देखो, इससे पहले वाले जो सेशंस थे उसमें हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स की बात की थी, यानी वो जो हमने कंप्लीट थ्योरीज पढ़ी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो हमने स्केलेटल मसल के रेफरेंस में पढ़ी थी। ठीक है, अब इस सेशन में हम लोग स्मूथ मसल्स की बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और थोड़ा बहुत बात करेंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से किस तरह से थोड़ा सा अलग रहता है। चलिए शुरू करते। अब देखो, आप सबको मालूम है कि स्मूथ मसल्स, यानी स्मूथ मसल्स का हमने सबसे पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ मसल्स की बात की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्मूथ मसल्स आर विसरल मसल्स। विसरल मसल्स क्यों कहा था इनको? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनका नाम रखा विसरल मसल्स। विसरल मसल्स के अलावा इनको आप कहते हो अनस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि इन पे स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते। जिस तरह से हमने स्केलेटल मसल्स पे डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड देखा था, इस तरह के बैंड्स इन मसल्स पे नहीं होते, इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड या फिर स्मूथ मसल्स कहा जाता है। और फंक्शनिंग के बेस पे हमने स्मूथ मसल्स को हमने इनवॉलंटरी मसल्स की कैटेगरी में रखा है। इनवॉलंटरी मसल्स में बेसिकली हमने दो तरह की मसल्स रखी थी, एक स्मूथ मसल और दूसरी कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल विसरल मसल है, इनवॉलंटरी है और अनस्ट्रेटेड है, यानी इस पे स्ट्रिप्स या स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते। अब बात करते हैं अगर स्ट्रक्चर की, स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर की, तो देखो स्मूथ मसल सबसे पहली बात तो ना एक स्पिंडल शेप्ड है। कैसा शेप है? स्पिंडल शेप्ड। आप इस मसल फाइबर को देखो, ये ना इंडिविजुअल मसल फाइबर शो कर रखे, ये एक, ये दूसरा मसल फाइबर, तीसरा, चौथा। इनको अगर आप देखोगे तो ये एंड पे तो टेपर है, एंड पे टेपर हो जाता है। टेपर हो जाता है मतलब क्या हो गया? टेपर का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सेंटर में तो थिक हो और एंड में आते आते थिन हो जाए, उसको आप कहते हो टेपर होना, यानी एंड में आते आते वो टेपर हो गई। एंड्स कैसे दिख रहे हैं इसके? थिन एंड्स हैं, जबकि सेंटर में ये कैसा है? थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा वाइड है। इस तरह के शेप को आप स्पिंडल शेप कहते हो या फिर आप इसको कहते हो फ्यूजीफॉर्म शेप्ड। तो स्मूथ मसल फाइबर्स, अब जब मैं बात कर रहा हूँ स्मूथ मसल फाइबर, तो हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया था कि जब हम कहते हैं मसल फाइबर तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मसल की सेल, मसल की सेल। तो स्मूथ मसल फाइबर कैसा होता है? या तो स्पिंडल शेप्ड या फिर फ्यूजीफॉर्म शेप्ड, यानी कि एंड पे तो थिन और सेंटर में थिक रहता है। ये न्यूक्लियस की बात करें तो देखो, आप सेंटर में एक ओवल न्यूक्लियस मिलेगा आपको। यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है? एक ओवल न्यूक्लियस है, ये देखो आप, ये जो दिखा रखा है। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? एकदम सेंटर में। तो ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। इसको आप कंपेयर करके देखो स्केलेटल मसल के साथ। तो स्केलेटल मसल में आपने क्या कहा था कि स्केलेटल मसल में पहली बात एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलता है, यानी स्केलेटल मसल कैसी हो गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यही स्मूथ मसल कैसी हो गई? यूनी न्यूक्लिएटेड। ये सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों के अंदर। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, और स्मूथ मसल के अंदर केवल एक सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। फिर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वहाँ हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है, यानी कि सेंटर में नहीं होकर न्यूक्लियस कहाँ है? पेरिफ्री में। जबकि स्मूथ मसल में आपको क्लियर दिख रहा है कि सेंटर में एक ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक फ़र्क है स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में। अभी इस तरह की जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये सब मिलके फिर एक स्मूथ मसल का निर्माण करेंगे। अब एक बात इसमें हमें और इम्पोर्टेंट समझनी है, वो ये समझनी है कि हमने जब लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल देखा था, ठीक है, तो अब हमने यह स्टडी किया था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल डिपेंड्स ऑन कैल्शियम +2, है ना। सबसे पहले स्टेप में कैल्शियम ही जाकर ट्रोपोनिन C के साथ में बाइंड होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, इन दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की तरह ही रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मेन मोटा मोटा मैकेनिज्म सेम ही रहता है इन दोनों के अंदर, है ना। और इनको ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम आयंस की, लेकिन फ़र्क समझना है आप। अगर मैं बात करता हूँ स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता। बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना वेल डेवलप्ड नहीं है,
तो मतलब इसके पास कैल्शियम की क्या होगी, कमी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कैल्शियम स्टोर कौन करता है, कैल्शियम स्टोर करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि स्मूथ मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको जो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कैल्शियम इसको अपने से बाहर मौजूद एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, जो बाहर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या ECF। तो स्केलेटल मसल, सुनना अच्छे से, स्केलेटल मसल की बात कर रहा हूं मैं। स्केलेटल मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब कैल्शियम कहाँ से आता है, तब कैल्शियम आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके ऑपोजिट स्मूथ मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से पूरी की जाती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कैल्शियम मसल फाइबर के अंदर एंटर करता है, तब जाकर स्मूथ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। तो एक ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं अगर साइज की, तो स्मूथ मसल फाइबर्स बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल फाइबर्स। यानी अगर आप इनका डायमीटर देखो तो डायमीटर इनका 1 से 5 माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर रहता है, जबकि लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो एक मसल फाइबर की लंबाई केवल 20 से 500 माइक्रोन्स है, केवल 20 से 500 माइक्रोन्स। यानी अगर मैं कंपेयर कर लूँ स्मूथ मसल सेल्स को स्केलेटल मसल सेल्स के साथ में, तो स्केलेटल मसल फाइबर की जो डायमीटर है वो स्मूथ से 30 टाइम्स से ज़्यादा है और लेंथ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। यानी स्केलेटल मसल का फाइबर स्मूथ मसल के फाइबर से कई 100 गुना बड़ा उसकी लंबाई में या उसकी लेंथ में रहता है। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स आर ऑलवेज लार्जर प्लस लॉन्गर देन स्मूथ मसल फाइबर। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स पे। यानी स्मूथ मसल्स भी दो तरह की होती है, एक होती है विसरल सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू और दूसरा होता है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू। पहले मैं जाता हूं इनका नाम ऐसा क्यों रखा है। इसको हम कह रहे हैं सिंगल यूनिट और इसको हम कह रहे हैं मल्टी यूनिट। तो समझना आप लोग, हमने अगर आपको याद हो तो जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की बात की थी तब हमने बात की थी वहां पर मोटर यूनिट की। किसकी बात की थी? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट का मतलब क्या था? मोटर यूनिट का मतलब था कि मोटर न्यूरॉन प्लस वो मसल फाइबर जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। यानी मोटर न्यूरॉन जिस मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेगा उस मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन को मिलाकर हमने कहा था मोटर यूनिट। तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू का मतलब क्या होगा कि इसमें केवल एक ही मोटर यूनिट है, इसमें केवल एक ही मोटर यूनिट है। यानी कि एक सिंगल मोटर न्यूरॉन, इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर एक सिंगल मोटर न्यूरॉन आया और ये सिंगल मोटर न्यूरॉन बाद में इस पूरी मसल में से किसी भी एक पॉइंट पे जब स्टिमुलेट कर देगा तो इसकी वजह से धीरे धीरे पूरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मोटर न्यूरॉन ने किसी भी एक सिंगल मसल फाइबर को स्टिमुलेट किया तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव, यानी ये जो इंपल्स है वो अपने आप एक मसल फाइबर से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, इस तरह से पूरी मसल में स्प्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से इस मसल का एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं मल्टी यूनिट, अब नाम क्या है? मल्टी यूनिट, यानी कि मल्टीपल मोटर यूनिट्स यहां पर प्रेजेंट है। ये देखो आप इस पिक्चर में बहुत सारे हमने मोटर न्यूरॉन्स दिखा रखे हैं, बहुत सारे मोटर न्यूरॉन। और अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखो हर मसल फाइबर को अलग अलग सप्लाई जा रही है मोटर न्यूरॉन को। हर मसल फाइबर इंडिविजुअली एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि मुझे हर मसल फाइबर को अलग अलग स्टिमुलेट करना पड़ेगा अगर मुझे सबको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो। और इसके ऑपोजिट सिंगल यूनिट में अगर मैंने एक ही मसल फाइबर को अगर सिग्नल दे दिया तो ये सारे मसल फाइबर्स को जो है सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा और इसकी वजह से पूरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ मुझे ये समझना है। देखो पहले मैं बात करता हूँ विसरल या सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू की। देखो ये जो नाम है ना सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू, ये आपको नाम तो समझ में आ गया होगा। सिंगल यूनिट क्यों? क्योंकि केवल एक ही मोटर यूनिट है यहाँ पे और एक मोटर यूनिट सफिशिएंट है बाकी सभी मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करने में। और इसको विसरल स्मूथ मसल टिश्यू कहा क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है।
अब आप बात करो इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, इन सब में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं जिनको आप विसरल स्मूथ मसल टिश्यू कहते हो। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये मोटर न्यूरॉन है ना, ये मोटर न्यूरॉन और ये एक स्मूथ मसल टिश्यू के फाइबर्स, अलग अलग फाइबर्स। अब इन अलग अलग फाइबर्स को अगर आप गौर से देखें तो इनमें प्रेजेंट है गैप जंक्शंस। अब आप सबको पता होगा गैप जंक्शंस क्या होते हैं। गैप जंक्शंस एक इस तरह के जंक्शन है जिनमें दो सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में इस तरह से एक जुड़ाव बना देते हैं, दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी आयन का, किसी भी मॉलिक्यूल का आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। तो अगर आप सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू के मसल फाइबर्स को गौर से देखोगे तो सब मसल फाइबर्स के बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। ये देखो आप, सबके बीच में क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक भी मसल को स्टिमुलेट कर दूं तो इसके पास जो इम्पल्स पहुंची, ये इम्पल्स अपने आप दूसरे मसल फाइबर्स में इन गैप जंक्शन के थ्रू पहुंच जाएगी। आप ये देखो, अपने आप जो कॉन्ट्रैक्शन वेव है, जो इम्पल्स है, वो अपने आप दूसरी मसल फाइबर्स में ट्रेवल कर गई, जिसकी वजह से एक मसल फाइबर को स्टिमुलेट करने से सारे मसल फाइबर्स अपने आप स्टिमुलेट हो गए। समझ में आई चीज़? तो सेम मैकेनिज्म आप पढ़ते हो कार्डियक मसल्स में, अभी हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में भी मैं यही बोलूँगा कि कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस। आपने नाम सुना होगा कार्डियक मसल्स में, आपने पढ़ा होगा इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में। तो वो इंटरकैलेटेड डिस्क बेसिकली क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क बेसिकली एक गैप जंक्शन ही तो है, और इसी गैप जंक्शन के थ्रू इम्पल्सिस एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर में अपने आप ट्रांसमिट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो पूरी की पूरी मसल एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसलिए आप इनको सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू कह सकते हो, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन एक सिंगल यूनिट की तरह होगा। तो लाइक कार्डियक मसल, विसरल स्मूथ मसल इज ऑल्सो ऑटोरिदमिक। ऑटोरिदमिक मतलब अगर आपने एक में इम्पल्स दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली सब में स्प्रेड हो जाएगा। दी फाइबर्स कनेक्ट टू वन अनदर बाय गैप जंक्शंस। फाइबर्स के बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, फॉर्मिंग अ नेटवर्क थ्रू विच मसल एक्शन पोटेंशियल कैन स्प्रेड। तो जो मसल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया आपने, वो अपने आप इन गैप जंक्शंस के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा। तो जब भी इन मसल्स को कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर या कोई हार्मोन या कोई ऑटोरिदमिक सिग्नल, न्यूरॉन से आने वाला ऑटोरिदमिक सिग्नल क्यों कह रहा हूँ आप समझो, हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब आप देखो, आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब का कॉन्ट्रैक्शन किसके हाथ में रहता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो उससे आने वाले सिग्नल को हम कहते हैं ऑटोरिदमिक सिग्नल। किसी भी एक फाइबर को अगर उसने स्टिमुलेट कर दिया तो मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हो जाएगा नेबरिंग फाइबर्स तक, जो सब एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। इसलिए हम इनको कहते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका फ़ायदा देखते हैं अब हम लोग। क्या देखते हैं? फ़ायदा। चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और हम बात करते हैं ईसोफेगस की। और केवल ईसोफेगस में नहीं, ये कंसेप्ट आप ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, हर जगह पे सेम कंसेप्ट लगा सकते हो, पर मैं ईसोफेगस से आपको समझा रहा हूँ। देखो, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक टर्म पढ़ा है पेरिस्टालसिस। क्या पढ़ा है? पेरिस्टालसिस, जिसको आप बोलते हो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो जब भी किसी मसल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस रिदम की वजह से, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझो कैसे, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होता होता धीरे 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 ये ईसोफेगस आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से फूड पुश होता है नीचे की तरफ। इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये स्टमक में भी होगा, ये इंटेस्टाइन में भी होगा। तो जब ये इंटेस्टाइन में, आप समझो ये हम आए ईसोफेगस से फिर आप आए स्टमक की तरफ, ठीक है, और अब आए आप डुओडेनम में। ये डुओडेनम, आप समझो फूड डुओडेनम में पहुंचा, यहाँ पे पेरिस्टालसिस शुरू किया समझो। तो ये पेरिस्टालसिस की वजह से ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो वेव है, ये इस तरह से धीरे 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 पूरे इंटेस्टाइन में स्प्रेड हो जाएगी।
पूरा इंटेस्टाइन में स्प्रेड हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन तक ऐसे। तो इससे क्या हुआ, फूड का मूवमेंट होता है आगे की डायरेक्शन में। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो आप, इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न क्या है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू। इसलिए आपको आपके विसरल ऑर्गन्स में इसी तरह के स्मूथ मसल टिश्यूज़, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको हमने विसरल स्मूथ मसल टिश्यू कहा है। ये आपके स्किन में प्रेजेंट होती है। स्मॉल आर्टरीज और वेन्स, ध्यान रखना है मैं क्लियर बोल रहा हूँ, छोटी आर्टरीज और छोटी वेन्स की वॉल में, और उसके अलावा हमारे बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब कुछ जिनमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, उन सब में आप सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू जो है वो बनाते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ऑपोजिट मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू, यानी हर एक मसल फाइबर को आप अलग मोटर न्यूरॉन दे रहे हो। इसमें भी देख लो, अलग मोटर न्यूरॉन, इसका खुद का अलग मोटर न्यूरॉन, इसका खुद का अलग मोटर न्यूरॉन, यानी हर एक मसल फाइबर को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसको आप अलग सिग्नल देते हो। इसको हम कहते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू। ऐसा इसलिए क्योंकि इन टिश्यूज़ में आपको, इन मसल्स में आपको गैप जंक्शंस इतने फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलेंगे। तो जब गैप जंक्शन नहीं है तो जो स्टिमुलस है वो अपने आप, एक्शन पोटेंशियल अपने आप स्प्रेड नहीं होता। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स, इसमें हर फाइबर इंडिविजुअली काम करेगा, ईच विद इट्स ओन मोटर न्यूरॉन टर्मिनल, इस सबका खुद का अपना मोटर न्यूरॉन टर्मिनल होगा, और गैप जंक्शंस बहुत कम होते हैं इन नेबरिंग फाइबर्स में। इसलिए जब हम किसी एक सिंगल मल्टी यूनिट फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे तो केवल वही फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस मसल फाइबर को स्टिमुलस दिया है तो केवल यही कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको स्टिमुलस दूंगा तो केवल यही। जबकि सिंगल यूनिट में क्या हो रहा था कि किसी भी एक मसल फाइबर को स्टिमुलेट करोगे तो आसपास के सारे मसल फाइबर्स अपने आप स्टिमुलेट होते रहते हैं। तो यानी कि सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू में जो इम्पल्स का प्रोपोगेशन है वो दोनों सेम तरीके से रहता है। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू के। तो जो अपनी लार्ज आर्टरीज है बॉडी की, उन लार्ज आर्टरी की वॉल में स्मूथ मसल टिश्यू होता है। इसलिए आप कहते हो, जब हम कहते हैं ना कि कहीं पे एक लोकलाइज्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है, क्या करवाना है, लोकलाइज्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, ब्लड वेसल्स का है ना सिकुड़ जाना। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये कोई ब्लड वेसल है, जब ब्लड वेसल एक सिग्नल मिलने पर अपना डायमीटर कम कर लेती है तो उसको हम कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपके बॉडी के इस पार्ट पे कहीं चोट लग गई है ना, और ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस ब्लड लॉस को कम करने के लिए यहाँ पर इमीडिएट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ पर इस आर्टरी में, जब इस आर्टरी में इमीडिएट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो ये यहाँ से जो ब्लड लॉस होगा वो अब कम होगा, क्योंकि पहले आर्टरी इतनी थिक थी है ना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से पहले तो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा था, अब कम अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो ब्लड लॉस होगा वो भी कम होगा। और ये तब पॉसिबल हो पाया, लोकलाइज्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कब पॉसिबल हो पाया, जब ये मल्टी यूनिट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसी पार्ट में केवल कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। भाई कॉन्स्ट्रिक्शन किसकी वजह से होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इनकी आर्टरी की वॉल में प्रेजेंट स्मूथ मसल्स की वजह से। अब ये स्मूथ मसल्स सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है, तो केवल उसी पार्ट में आप वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्जर्व करते हो। तो ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू और सिंगल यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू के अपने अपने फ़ायदे। और एग्जांपल बात करूँ तो हम जो लंग्स में एयरवेज की स्टडी करते हैं, यानी वो सारा एयरवे जो लंग्स तक पहुंचता है, जैसे आप ट्रैकिया की बात कर लो, ब्रोंकाई की बात कर लो, इन सब में भी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एक और एग्जांपल है इसका एरेक्टर पिलाई मसल्स। एरेक्टर पिलाई मसल्स कहाँ पे होते हैं, हमारे स्किन के अंदर, आपको पता होगा हेयर फॉलिकल्स होते हैं। देखो ये हेयर है, ये हेयर का जो बेस रहता है ना, या जहाँ से इसकी ग्रोथ होती है, इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको, ये हेयर फॉलिकल है। इस हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं एरेक्टर पिलाई मसल। ये देखो आप, ये यहाँ पे, ये दिस इज एरेक्टर पिलाई मसल, जो हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना। ऐसे कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, है ना। तो रोंगटे खड़े हो जाने का मतलब क्या है कि इन एरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से ये जो हेयर है वो इस तरह से स्ट्रेट हो जाते हैं एकदम, इसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है एरेक्टर पिलाई
मसल्स की वजह से। गूज बम्प्स कह सकते हो आप, है ना, कि गूज बम्प्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब एरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से ही ऐसा आता है। और अगर एग्जांपल देखें तो आइरिस और सीलियरी बॉडी इसका एग्जांपल। अब आपको अच्छे से पता है आइरिस और सीलियरी बॉडी हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये आइरिस है, जो आपके आई का जो कलर्ड पार्ट है ना, बीचों बीच, आपके आई के बीचों बीच में ये जो कलर्ड बॉल दिखती है आपको, ये आइरिस है। और ये सीलियरी बॉडी आइरिस के पीछे। ये दोनों ही मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन की। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था ये स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। उसमें हमने कहा था कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफिलामेंट्स। सही बात है, मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। एंड मायोफिलामेंट्स दो तरह के पढ़े थे हमने, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन कुछ इस तरह से अरेंज्ड थे ऑल्टरनेट एक दूसरे के, कि वहाँ पर हमें डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड ऐसा हमें दिखता था। क्यों? क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही ऐसा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स में भी मायोफाइब्रिल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये सेल्स में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है, तो इनका अरेंजमेंट ऐसा नहीं होता स्केलेटल मसल जैसा। इसलिए इन पे कभी भी आपको डार्क और लाइट बैंड्स यानी कि स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिलते। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स। बहुत से स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं, वो ये कहते हैं कि सर स्केलेटल मसल्स में मायोफिब्रिल्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन होता है, तो उनके अरेंजमेंट की वजह से वो स्ट्राइशंस दिखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि स्मूथ मसल्स में एक्टिन मायोसिन होता ही नहीं, तो इस तरह की स्ट्राइशंस नहीं दिखते। तो ऐसा नहीं है भाई। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, आपको हर मसल में मिलेंगे। मसल का कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों के बिना हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई मसल नहीं है जिसमें एक्टिन और मायोसिन नहीं हो। ये इनके अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंस है। समझ में आया? तो अब हम स्मूथ मसल्स में एक्टिन और इसका अरेंजमेंट देख रहे हैं। देखो ये जो हमने थिन लाइंस बना रखे, अब एक्टिन क्या है? थिन फिलामेंट है। मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट है। तो अब आप ये पिक्चर देखो, आप हमने कुछ डेंस बॉडीज़ होती है, इनको हम क्या कहते हैं? डेंस बॉडीज़। इन डेंस बॉडीज़ पे आकर थिन फिलामेंट्स अटैच हैं। ये देखो आप, इन डेंस बॉडीज़ पे आकर क्या अटैच्ड है? थिन फिलामेंट्स। तो आप यहाँ देखो एक लार्जर पिक्चर दिखे, डेंस बॉडी थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, डेंस बॉडी थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, डेंस बॉडी थिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट्स सब डेंस बॉडी से अटैच्ड है। अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूँ तो थिन फिलामेंट कहाँ पे अटैच्ड था? ये देखो, ये आपका थिन फिलामेंट एक्टिन है, ये थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, इस तरफ ये थिन फिलामेंट। तो स्केलेटल मसल में थिन फिलामेंट कहाँ अटैच्ड है? तो आप आंसर देते हो जेड लाइन। यानी आप ये कह सकते हो कि स्मूथ मसल की डेंस बॉडी, स्मूथ मसल की डेंस बॉडी ठीक वैसी ही है जैसे स्केलेटल मसल की जेड डिस्क, क्योंकि दोनों का ही काम क्या है? एक्टिन को जोड़ना। यहाँ पर आकर एक्टिन अटैच होता है। अब मायोसिन की तरफ देखो आप, मायोसिन कहाँ प्रेजेंट है? मायोसिन प्रेजेंट है एक्टिन मसल्स के, एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में। ये मायोसिन है आपका, ये मायोसिन और ये एक्टिन के बीच में। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी काम करेगी। इसमें भी आप देख रहे हो मायोसिन के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? एक्टिन, है ना, चारों तरफ इसका एक्टिन प्रेजेंट है। और जब स्लाइडिंग फिलामेंट होगा, यानी कि एक्टिन जब स्लाइड होगा मायोसिन के ऊपर, तो ये इस तरफ खिंचाव होगा और इसका खिंचाव होगा इस तरफ, जिसकी वजह से मसल का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कैल्शियम कहाँ से लाएंगे हम? कैल्शियम हम लाएंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना डेवलप्ड नहीं होता। ठीक है, तो थिन फिलामेंट्स किससे अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं डेंस बॉडीज से, जो बिल्कुल फंक्शनली सिमिलर है जेड डिस्क, जो कि स्केलेटल मसल में होती है। अब हम एक बार ये पिक्चर देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। ये देखो आप, एक रिलैक्स्ड मसल और एक कॉन्ट्रैक्टेड मसल के बीच का डिफरेंस। आप देखो किस तरह से ये जो हमने फाइबर्स दिखा रखे हैं, अलग अलग फिलामेंट्स दिखा रखे हैं, ये जो ब्लू कलर के हैं ये तो है थिक फिलामेंट या मायोसिन, और जो येलो कलर में हमने शो कर रखे हैं ये है थिन फिलामेंट। दिख रहा है? तो ये थिन फिलामेंट्स स्लाइड कर जाते हैं थिक फिलामेंट पे, और इसकी वजह से आप यहाँ देखो, अभी एक आप इन दो पिक्चर्स को कंपेयर करो अच्छे से,
तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चल रहा है। आप एक काम करो, कंपेयर करो इसको, यहाँ देखो आप और यहाँ देखो, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरह से दो डेंस बॉडीज़ एक तो पास पास आ गई है ना। यहाँ पे डेंस बॉडीज़ में डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगा जब तो डेंस बॉडीज़ थोड़ी पास पास आ गई। और देखो ये यहाँ पर ये एक्टिन एक्टिन एक्टिन, ये एक्टिन 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 जिस पे मायोसिन नहीं है, और यहाँ पे देखो आप एक्टिन इतना सा, क्यों? क्योंकि स्लाइड कर गया एक्टिन मायोसिन के बीच में, एक्टिन मायोसिन के बीच में ऐसे स्लाइड कर गया है। तो सेम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्मूथ मसल्स पे भी एप्लीकेबल होती है, बट ठीक है थोड़ा सा अंदाज इसका अलग है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया ये, मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा डिटेल में लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों के थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत से बच्चे जो मैंने अब तक देखे हैं वो इसी भ्रम में हैं कि स्मूथ मसल्स में एक्टिन मायोसिन होता ही नहीं। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। आप जो पढ़ें इतने अच्छे से पढ़ें कि कोई भी क्वेश्चन अगर घूम के आए तो कम से कम आप उसका आंसर कर सको। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जितने भी मेंबर्स मुझसे जुड़ रहे हैं उन सभी मेंबर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप अपना नाम और अपना कोर्स मुझे बताएं, ताकि मैं आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर सकूं, क्योंकि उस ग्रुप में ही हमारा बेसिकली इंटरेक्शन होता है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।